सचिन सर कंटिन्यू। जागरूकता तो काफ़ी बड़ी है, पर बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, और कई बार हम डॉक्टर्स को ये लगता है कि काश कि हम सबको ये जानकारी दे पाते और सभी लोगों को जानकारी होती, तो आरंभिक स्थिति में ही जो है हृदय रोगों को रोका जा सकता है या किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सकता है। आज जो डिमॉन्स्ट्रेशन होने जा रहा है उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे किसी भी व्यक्ति में अगर एकाएक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, यानी कि हृदय जो है अपनी क्रिया करना बंद कर देता है किसी रोग के कारण, एकाएक पहले वो बेहोश होकर गिरता है और उसकी हृदय कार्य करना बंद कर देता है, तो उस वक्त शुरू के 3 से 5 मिनट के अंदर आप उसकी कैसे जान बचा सकते हैं। अगर आज आपको कुछ बेसिक जानकारी हो इसके बारे में, तो आप क्या प्रयास कर सकते हैं अपनी तरफ से। कोविड के 2 सालों में आपने सीखा होगा कि कई बार आप ये महसूस करते हैं कि काश कि आप किसी की जान बचा पाते। कई बार आपके मन में आता है कि काश कि आप उस व्यक्ति की जान बचा पाते या कम से कम उसके लिए प्रयास कर पाते, तो मन को तसल्ली मिल जाती। तो इसीलिए हम सबको ये लगता है, हम डॉक्टर्स को ये लगता है कि नॉन मेडिकल पब्लिक को भी ये जानना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के तुरंत कार्डियक अरेस्ट होने पर क्या प्रयास करना चाहिए कि उसकी जान बचाई जा सके। और इस प्रक्रिया को कहते हैं CPR, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें हम हृदय और फेफड़ों को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं, और उनकी गति जब वापस आती है तो मरीज जो है वह फिर से होश में आ जाता है। तो इसी को मैं आज डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, और आप लोगों को पहले मैं बताती हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले मरीज जैसे ही गिरता है आपके सामने, तो आप देखेंगे कि क्या स्थिति है। आमतौर पर यही प्रक्रिया होती है घर में भी, कि जैसे कोई गिर जाता है या बेहोश होता है, आप पूछते हैं अरे क्या हुआ, आप ठीक तो है, सब ठीक तो है। सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है ना। तो इसमें भी हमारा सबसे पहला स्टेप यही है कि सबसे पहले आप जहाँ कहीं भी हैं, मान लीजिए आप किसी मॉल में हैं या कहीं जिम में अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके साथ के लोग आपके साथ हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एकाएक आपका एक साथी जो है वो गिर जाता है। भले ही वो आपका मित्र नहीं है, पर आप रोज ही उसको देखते हैं, आप उसे जानते हैं। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे आप सुरक्षित हैं। अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं तो कोई आपको रोकेगा नहीं, और आपको सिर्फ इतना कहना होगा कि मुझे जानकारी है, मैं इसकी जान बचाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। पर कई बार आप एकांत स्थान पे होते हैं, वहाँ पे अगर आसपास कुछ लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप कौन हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, और मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। इसको कहते हैं सीन को सेव करना, मतलब जहाँ पे हैं आप वहाँ पहले अपनी सेफ्टी बना लें। दूसरा स्टेप है कि आप आवाज़ देंगे कि 1-2 लोग और आपकी मदद के लिए आ जाएं, क्योंकि CPR में एक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अकेले करना संभव नहीं होता है, तो और भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप 1-2 और साथियों को बुला लेंगे, भले ही उन्हें जानकारी ना हो, पर वो आपकी मदद करेंगे कम से कम इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करने में। तो पहला आप अपनी सीन को सेव करेंगे, अपने आप को सेव करेंगे। उसके बाद जो है आप आवाज़ देंगे, शाउट फॉर हेल्प करेंगे, आवाज़ देंगे। 1-2 लोग आपकी मदद के लिए आ भी सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले हों। तो ऐसे में जान बचाने वाला व्यक्ति कभी अकेला भी हो सकता है, और कभी 2 से 3 भी हो सकते हैं। अगर हो तो और अच्छी बात है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि मरीज की क्या स्थिति है। मरीज की स्थिति में 3 तरह के चेंजेस आप देख सकते हैं। एक स्थिति है कि उसकी धड़कन तो आ रही है पर सांस नहीं आ रही है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि सांस तो आ रही है पर धड़कन बंद है। तीसरी स्थिति हो सकती है जिसमें धड़कन भी बंद है और सांस भी नहीं आ रही है। यही सबसे गंभीर स्थिति होती है। और सांस आ भी रही है तो बहुत हिचक की आती है, जो कि कार्डियक अरेस्ट का ही साइन होता है, और थोड़ी देर में मरीज कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। तो इसलिए इस परिस्थिति में आपको CPR देने की जरूरत पड़ती है, जो एक तरह का चेस्ट कंप्रेशन होता है। मतलब कि आप उसके चेस्ट पे दबा करके उसके हार्ट को पंप कराने की कोशिश करते हैं, जब तक कि इमरजेंसी के और लोग आप तक आ नहीं जाते। इसके लिए सबसे पहले आप 10 सेकंड के अंदर आपको ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। उसको पहचानने से लेकर कि वो कार्डियक अरेस्ट में है, दूसरे को आवाज़ देने से लेकर और सीन को सेव करने से लेकर, ये सारी प्रक्रिया में 10 सेकंड से ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 मिनट के अंदर ही ब्रेन डेथ होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप
जो है 10 सेकंड के अंदर ये सारी प्रक्रिया, ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करिए और उसके बाद जो है अगर आपका कोई मित्र आ गया है तो तुरंत उससे कहिए कि जाकर एम्बुलेंस और इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट कर दे और सामान लेके आए। विशेष रूप से सामान में आपको ये बैग मास्क डिवाइस जो कृत्रिम श्वसन देने के कार्य में आता है, और साथ में ये ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर जो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक तरीके से हृदय गति को नियमित करने के काम में आता है शॉक दे करके, और इसको कोई ले मैन भी कर सकता है। इसके लिए जो है विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है और इसीलिए ये ऑटोमेटिक डिवाइस अब पूरे देश में जगह जगह अवेलेबल कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे भी मॉल या फिर जो है बड़े सेंटर्स हैं जहां अधिक मात्रा में पब्लिक होती है और सडनली इस तरह के कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। मेट्रो सिटीज में ऑलरेडी इसको अवेलेबल करा दिया गया है। हर चौराहे पे इसको देखा जा सकता है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में भी अवेलेबल है और अब कोशिश की जा रही है कि अन्य शहरों में जैसे बनारस जैसे शहरों में भी इसको अवेलेबल किया जाए मॉल वगैरह में। तो ये ऑटोमेटिक होता है, इसको कोई भी चला सकता है। इसको अभी हम लोग चला के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम मरीज को इतना सब कुछ करने के बाद 10 सेकंड में जब हमने इतना सब कुछ कर लिया तो हम सबसे पहले मरीज को इस तरह लेटा के रखेंगे और उसकी दाहिनी तरफ खड़े हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि वो हार्ड सरफेस पे लेटा हो। जहाँ है वहाँ अगर हार्ड सरफेस है तो वहीं लेटे रहने देंगे, उसे हिलाएंगे नहीं। हो सकता है कि उसकी पीठ में कोई इंजरी हो, कोई स्पाइन इंजरी हो, अगर हम हिलाएंगे तो वो और बढ़ सकती है और गंभीरता और बढ़ सकती है। इसलिए हम मरीज को इसी तरह लिटाए रखेंगे और इसी पोजीशन में उसका कपड़े एक्सपोज करके उसका CPR करना स्टार्ट कर देंगे तुरंत ही 10 सेकेंड के अंदर, जब तक कि आपके साथी जो है वो एम्बुलेंस और इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए गए हुए हैं। तो मैं बताऊंगी कि इस प्रक्रिया को कैसे करते हैं। इसके लिए आपको अपना हाथ जो है, हाथ का जो नीचे का बेस वाला हिस्सा होता है उसको मरीज की ब्रेस्ट बोन, जो बीच की बोन होती है आप सभी जानते हैं, इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। इसके निचले हिस्से पर हाथ के इस हिस्से को रखेंगे जो बेस है, बेस रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे और दोनों को रख के कैसे दबाएंगे ये अब मैं बताऊंगी। पहले आपने ऐसे हाथ रख लिया, ठीक है। ये बेस जो है आपने इसके ब्रेस्ट बोन के निचले हिस्से पर रख लिया। ब्रेस्ट बोन आप लोग अपने भी फील करके देख सकते हैं। उसके निचले हिस्से पर आप निचले 1/3 पर रखिए इसको, है ना, और इसके जस्ट ऊपर इसके अब इस हाथ के ऊपरी हिस्से पर इस हाथ का बेस ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इसको लगा देंगे और इस तरह आपके ये कंधे जो हैं स्ट्रेट होने चाहिए। यहाँ पर जो एल्बो बोन है, एल्बो का जो जॉइंट है वो सीधा होना चाहिए, हाथ इस पर होना चाहिए और डायरेक्ट कंधे का जो फोर्स है वो हाथ पे आना चाहिए। बीच में एल्बो जॉइंट पे वो फोर्स नहीं जाना चाहिए। अगर हाथ मुड़ जाएगा तो आप उस लेवल का प्रेशर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपके हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए कि आपके जो एल्बो जॉइंट है बिल्कुल सीधा जा रहा है और आपके शोल्डर से डायरेक्ट फोर्स आपके हाथ पर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? फॉलो कर रहे हैं आप लोग, है ना। ऐसे रखा इसके बेस को और फिर इसके ऊपर इसके बेस को रख दिया, ठीक है। हाथ मेरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए और फिर आप इसको ऐसे दबाएंगे। कितना दबाना है अब मैं ये बताती हूँ। आमतौर पे 5 से 6 सेंटीमीटर जो 2 इंच के बराबर होता है या एक औसतन एक प्रथम उंगली के बराबर होता है, उसके बराबर आप अंदाजे पर उसको दबाएंगे और बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना है, नहीं तो कभी इंजरी हो जाती है, और कम दबाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच के करीब आपको दबाना ही दबाना है इसको, और ऐसा आप 30 बार करेंगे और 30 बार करने के बाद आप श्वसन की प्रक्रिया करेंगे। अगर आपके पास ये डिवाइस है, अगर आपका मित्र लेकर के आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो डायरेक्ट माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दिया जाता है। और तीसरी चीज़ है कि आपको डायरेक्ट माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देना अगर नहीं आ रहा है तो आप कम से कम सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन देते रहिए, उससे भी मरीज में बहुत सुधार होगा। तो आप चेस्ट कंप्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है CPR के लिए, वो कम से कम सबको आना चाहिए और उसको जो है 30 बार करना है। जितनी बार आप दबाएंगे उतनी ही बार छाती को वापस भी आने देंगे, क्योंकि जब आप दबाते हैं उस वक्त हार्ट पंप होता है और जिस वक्त आप हाथ को ऊपर उठाते हैं उस वक्त सभी अंगों में ब्लड जो है वो भर जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए जितनी बार आप दबाएंगे उतनी ही बार उठाएंगे भी। देखिए, इसको लगाया, इसके ऊपर ये लगाया और हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसे ऐसे आप दबाएंगे, 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए और जितनी बार दबाएंगे उतनी बार उठाएंगे। जितनी बार आप दबाएंगे उतनी ही बार उठाएंगे भी, और गिनती मन में गिनते रहेंगे। अभी मैं गिनती हूँ आपके सामने,
पर वैसे आप मन में गिनेंगे, नहीं तो आप थक जाएंगे। 1 2 3 4, दबाया उठाया, दबाया उठाया, दबाया उठाया, दबाया उठाया। ये एक डमी है, इस पर तो आप उतना अच्छा नहीं समझ पा रहे हैं, पर आपको समझना है कि 5 सेंटीमीटर गहराई कितना दबा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार दबाया, फिर उठाया, फिर दबाया, फिर उठाया, फिर दबाया, फिर उठाया। ये होना चाहिए प्रक्रिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बोलते ही आपके साथी जो हैं वो इसको यहाँ पे लगाएंगे और 2 बार जो है 1 2, मतलब सिर्फ आधा ही गोला दबाना होता है। अगर पूरा दबाया तो ज़्यादा हवा अंदर चली जाती है और हाइपर वेंटिलेशन जो नुकसानदेह होता है। तो इसको 1 2 बार दबाएगा और फिर आप तुरंत फिर चालू हो जाएंगे। तो ये 2 लोगों का काम होगा। अकेले हैं तो जैसे भी आप मैनेज करेंगे, जैसे मैंने अभी अकेले किया इसको, पर इस काम में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 10 सेकंड के अंदर ही हमको फिर से अपनी वो 30 वाली प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जैसे मैंने इसको दे दिया 10 सेकंड के अंदर, और फिर मैं चालू हो जाऊंगी। 1 2 3, बात समझ में आ रही है? और इस दौरान ये हाथ एकदम सीधा रहेगा, एल्बो जॉइंट पे बेंड नहीं होना चाहिए। तो कोई करके बताएगा, 1-2 लोग आइए और समझिए इसको। ठीक है, हाँ बिल्कुल आओ बेटा, आइए। ये क्या है पहले बताइए? ये आपका ब्रेस्ट बोन है। ठीक है ना, इसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। इसका ये निचला हिस्सा है। निचले हिस्से पे आप अपने दाहिने हाथ के, दाहिना हाथ लो पहले, इसके बेस को रखेंगे। बेस को रखिए, ऐसे बस उधर जाएगा, हाँ हाथ इधर जाएगा, बेस ऐसे रखिए। हाँ, अब इस हाथ के ऊपरी हिस्से पे इस हाथ का बेस रखिए, हाँ फैला के रखिए, हाँ हाथ ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके रखिए। ठीक है, अब आप काउंट करते हुए दबाएंगे उठाएंगे, दबाएंगे उठाएंगे, दोनों चीजें होनी चाहिए। बहुत फास्ट भी नहीं जाना है। 1 2, वेरी गुड, 3 4, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं भाई, थोड़ा सा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब आप 10 सेकंड के लिए रुक सकते हैं। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आ गई हूँ और मैंने इसको लगा करके 2 बार दे दिया। अब फटाफट जो है आप फिर से शुरू। माउथ टू माउथ बता। हाँ, माउथ टू माउथ ही बताऊंगी, दोनों बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद तुरंत आप शुरू बता रहे हैं। उसके बाद तुरंत आप शुरू हो जाएंगे। ये आगे हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा ऊपर है, एकदम यहाँ तक नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर है। जो हिस्सा है वो सेंटर में एकदम। सेंटर में लोअर थर्ड देख रहे हैं? ये तो डमी है। हाँ, लोअर थर्ड पे रखेंगे आप ऐसे, है ना, और ये वाला इसके ऊपर रखेंगे। अभी आप जो कर रहे थे वो सही था, करते करते वो प्रैक्टिस में आ जाता है। एक एक चीज़ को इतना फिर जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जैसे ही 10 सेकंड बीतेंगे आप तुरंत दोबारा चेस्ट कंप्रेशन चालू कर देंगे। तो आप में से कोई एक आ जाए, अब आप कर लीजिए और आप इस पर इधर आ जाओ। हाँ, माउथ टू माउथ बताती हूँ मैं, इधर आ जाइए। अब जैसे आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ ऐसा डिवाइस नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिए 5-6 बार भी करके। हाँ, ये तो बाबा बैग एंड मास्क डिवाइस है, इसमें आप ऑक्सीजन भी कलेक्ट करते हो अगर आ जाती है एम्बुलेंस। तो जब तक आपका दोस्त लेके नहीं आएगा आप नहीं लगा सकते हो। माउथ टू माउथ की जगह पे काम आती है। हाँ, ये बैग मास्क डिवाइस है, एम्बू बैग कहते हैं, ये उसकी जगह काम आती है। ये तो हॉस्पिटल से लाना पड़ता है, पर फिर भी ये नहीं है तो माउथ से दे सकते हैं। माउथ से दे सकते हैं। बिल्कुल, पहले लोग माउथ से ही देते थे और एकांत वाली जगह पे आप होंगे तो माउथ से ही देंगे ना। फूंक मारते हैं कि हाँ, बता रही हूँ कैसे करना है।
एक नॉर्मल ब्रीदिंग पहले आप करेंगे, ठीक है। आपने 1-2 बार दबा के देख लीजिए, है ना, प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 2 कुछ लोगों के सवाल हैं सीधा रहेगा समता जी, कुछ जी। लोगों के सवाल हैं। जी जी जैसे इन्होंने पूछा कि आपने अगर सारे व्यक्तियों के पास अम्बू बैग या मास्क नहीं है, जी। किसी पार्क में मान लीजिए इस तरह का ऐसी अनहोनी हो जाती है, कोई व्यक्ति गिरा हुआ पाया जाता है, जी तो मेरा एक सवाल है कि जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, वो नॉन रिस्पॉन्सिव है या वो कुछ कर नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, बेहोश गिरा हुआ है, तो पहले ये देखना है कि उस व्यक्ति की, जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर समता ने, कि उनकी हृदय गति चल रही है कि नहीं, उनकी सांस चल रही है कि नहीं। तो ये देखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, कैसे मालूम चलेगा लोगों को कि इनकी हृदय गति चल रही है। सारे व्यक्ति यहाँ पर चिकित्सक नहीं है, तो कई बार आप नब्ज देखने की कोशिश करते हैं, हाथों में नब्ज देखना कई बार मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी नब्ज जो है आपके गर्दन के पास होती है। सारे लोग अपनी गर्दन की नब्ज को फील करिए, बाएं तरफ देखिए, आगे की बाएं या दाएं किसी भी तरफ। ये जब अपनी गर्दन आप घुमाते हैं, आवाज भी आएगी, देखिए जब आप घुमाते हैं तो ये एक जो सबसे मोटी मांसपेशी है, इसके बगल में जब दबाइए तो धक धक आपको फील होता है। 2 उंगलियों से सिर्फ 2 आगे की तरफ ये मांसपेशियां हैं, इसके ठीक बगल में आप दबाएंगे तो एक अपनी धड़कन महसूस होगी। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पल्स है, कैरोटिड पल्स है। ये फील करना चाहिए। दोनों एक तरफ की एक साथ नहीं दबानी होती किसी भी व्यक्ति की, एक तरफ का आप दबा के फील करिए कि वो आदमी की नब्ज चल रही है कि नहीं। लोग सभी सामान्य लोग जानते हैं कि हाथ की नब्ज, जैसे यहाँ की नब्ज फील करने की कोशिश करते हैं। अगर बीपी लो, पल्स लो हो तो यहाँ की नब्ज फील नहीं होती। और तो जिस साइड में हमें, मान लीजिए कि मेरे को इनका इस साइड का पल्स फील करना है, तो मैं इनके इस साइड जाके यहाँ से इन 3 उंगलियों से इसको फील करने का प्रयास करूँगा दबा के, और कम से कम 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए फील करूँगा। अगर नहीं फील हो रहा है, इसका मतलब है कि उनकी पल्स नहीं चल रही। और कैसे मालूम चलेगा कि सांस चल रही है कि नहीं? मरीज के सर की तरफ से जाइए, उनका जैसे चेस्ट एक्सपोज किया है, अगर चेस्ट एक्सपोज भी नहीं है तो मरीज के सर की तरफ से जाके उनके जो चेस्ट के पैरेलल देखिए। अगर वो आदमी सांस ले रहा है तो उसका ये ऊपर उठेगा, नीचे आएगा, ऊपर उठेगा। नहीं ले रहा है तो वो नहीं उठेगा। तो इसका मतलब आपको ये जो पहले 3 सेकंड में ये जानना है कि इनकी नब्ज आ रही है कि नहीं, मतलब कार्डियक अरेस्ट है कि नहीं, या कार्डियक अरेस्ट और सांस की अरेस्ट दोनों है। अगर कार्डियक अरेस्ट और सांस अरेस्ट दोनों है तो और समय नहीं गुजारना है। और जैसे CPR डॉक्टर समता ने बताया, 30 बार ये करना है, 2 बार सांस देना है। अगर आपके पास साथ में और लोग आ जाते हैं तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, 15 बार में भी दे सकते हैं एक बार, बट 30 बार कम से कम ये करना है और 2 बार सांस देना है। अब सांस कैसे देना है? सांस देने के लिए मरीज का जो हिस्सा है गर्दन का, ये इसको जब तक आप इसको हम लोग बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे गर्दन है, तो आपकी सांस की नली खुली हुई नहीं होती है। तो हेड को टिल्ट करिए और चिन को लिफ्ट करिए तो ये सांस की नली खुल जाती सीधी हो जाती है। तब उसके बाद अगर आपके पास, यहाँ पे तो किसी के पास भी ये नहीं है, ये तो अस्पताल से लेके आए हैं। अगर मैं भी यहाँ हूँ, डॉक्टर समता भी हैं, तो भी हमारे पास ये नहीं है। आपके पास रुमाल हो, कोई कपड़ा हो, इनके मुंह पे रखिए और अपनी पूरी सांस खींच के इतना जोर से ब्लो करिए उनके मुंह के अंदर कि उनका ये चेस्ट उठता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि भाई हमने मुंह से मुंह सांस दिया तो हो सकता है मुझे कोई मुंह से इन्फेक्शन हो जाए। तो सारे विश्व में ये देखा गया है कि अगर आप कोई नॉर्मली तो हम लोग पेपर मास्क या कोई भी मास्क यूज़ करते हैं, अगर आपके पास मास्क नहीं है, हर व्यक्ति के पास 90% उनके पास जो है वो रुमाल होता है। रुमाल उनके मुंह के ऊपर रखिए और उसके बाद आप ब्लो कर सकते हैं। इतना ब्लो करना है जोर से कि कम से कम उनका जो है वो चेस्ट उठता हुआ दिखना चाहिए। तो 30 बार ये करेंगे, 2 बार ये करेंगे, 30 बार ये करेंगे, 2 बार ये करेंगे। और ये कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? एटलीस्ट कम से कम अगले 4-5 साइकिल तक चलता रहेगा। उसके बाद फिर आप एक बार उनका ये गर्दन की नस फील करेंगे कि पल्स आई या नहीं आई। अगर हाँ, ये मरीज का ये बंद करना पड़ता है, नहीं तो हवा इधर से निकल जाती है। मुंह खोलना है, नाक बंद करना है और अपने नाक से सांस खींचनी है और मुंह से ब्लो करना है। ये नॉर्मल प्रक्रिया आप यूजुअली करते हैं। और जैसे डॉक्टर समता ने बोला कि पहले सीन सेफ्टी करना है। कई बार देखा गया है कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग गया, वो बेहोश होकर गिर गया और वो पानी जैसी स्थिति में, और आप भी वहाँ चले गए और आप भी इलेक्ट्रिक शॉक के संपर्क में आ गए और आपको भी शॉक लग गया।
तो हमेशा ये देखना है कि जो व्यक्ति गिरा हुआ है वो किस कारण से लगता है कि गिरा हुआ है। मान लीजिए कि अगर किसी ने उसको गाड़ी से टक्कर मार दिया, रोड पे गिरा हुआ है और आप भी रोड के बीच में दौड़ के चले गए, दूसरी गाड़ी आई आपको भी मार के चली गई, तो अपने आप को पहले सीन को सेफ्टी करना है। अगर व्यक्ति ऐसी जगह पे है जो पानी में गिरा हुआ है, लगता है कि इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है, बिजली का झटका लगा है या कुछ ऐसी स्थिति हुई है जो कि वहाँ पे कोई खतरनाक स्थिति है, तो वहाँ से आप उसको खींच के इधर ला सकते हैं, उस सीन से अपने आप को हटा के ला सकते हैं। और इस बीच दूसरे व्यक्तियों को या कहते हैं कॉल फॉर द हेल्प, अपने बाकी साथियों को लिए आवाज़ दे दीजिए और ये तब तक चालू रखिए जब तक कि आपके पास मेडिकल हेल्प ना आ जाए। मेडिकल हेल्प क्या है? जो ट्रेंड मेडिकल स्टाफ है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ पैरामेडिक्स को लोग उतनी महत्व नहीं देते हैं और पैरामेडिक्स ही सारे विश्व में ऐसे मरीजों की जान बचाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स दौड़ के नहीं आते हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स की वैसे ही इतनी कमी है, बट पैरामेडिक्स जो है वो जो ट्रेंड हो रहे हैं उनको उतना ही सम्मान और उतनी ही महत्व देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पैरामेडिक्स इन ऐसे जगहों पे तुरंत पहुंचते हैं इन सारी डिवाइसेस के द्वारा, एम्बुलेंस के थ्रू, और वहाँ से उनको वो पैरामेडिक्स को पता होता है, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, जो हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं, वो ये करते हुए मरीज को जब तक किसी मेडिकल हेल्प तक नहीं ले जाएंगे तब तक वहाँ पर आपको ये CPR चालू रखना है और मरीज का ये पल्स फील करते रहना है हर 2-3 मिनट में कि पल्स आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है और पेशेंट अपनी सांस लेने लग गया है और आंखें खोल रहा है, देखना शुरू हो गया है, कई बार ये देखा जाता है कि कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को बड़ी देर से धूप में खड़े हैं, कोई लूज मोशन डायरिया हो गया, बेहोश होकर गिर जाते हैं। सामान्य प्रक्रिया है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंकोप। उनका अगर आप पल्स फील करेंगे, पल्स धीमी चल रही होती है, ऐसे में उनको लिटा दीजिए और पैर की तरफ से ऊंचा कर दे। पेशेंट अगर कॉन्शियस है, सांस ले रहे हैं, सांस देख रहे हैं कि आप आ रही है, पल्स है लेकिन धीमी है, तो उसमें पैर की तरफ से पैर को एक व्यक्ति ऊंचा कर दे, तो खून का दौरान ब्लड का प्रवाह जो है वो ब्रेन की तरफ आने लगता है। और अगर आपको लगता है कि इनकी नब्ज अभी भी फीबल है और हृदय गति 40-50 से धीमे चल रही है, तो आप ये CPR की प्रक्रिया जो है जो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक रिससिटेशन, ये चालू कर दे। ये देखा गया है कि बहुत से जगहों पे, जैसा डॉक्टर समता ने बताया, एयरपोर्ट पे और दूसरी जगहों पे, बस स्टैंड पे, मॉल्स में ये डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर रखा रहता है, बट 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि कैसे चलाना है, क्या करना है। ये बहुत कोई एडवांस डिवाइस नहीं होती है, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने से ज़्यादा आसान डिवाइस होती है। इसमें लिखा होता है कि 2 पैच होते हैं, उनको मरीजों को चिपकाना होता है, एक को यहाँ चेस्ट पे चिपकाना होता है इस साइड, एक को यहाँ हार्ट के नीचे चिपकाना होता है, और उसके बाद उसमें सारे बटन होते हैं। वो कमांड वॉइस डिवाइस बोलता रहता है कि आप लोग उससे मरीज से ये चिपकाने के बाद दूर हो जाइए। वो चार्ज कर रहा है, वो जो है चेक करता है, उसके बाद शॉक देता है। मैं आप सभी लोगों के बीच अपने चेयरमैन साहब डॉक्टर VD तिवारी सर का और हमारे सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजीव गुप्ता साहब, हमारे मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, इन लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वो हमारे बीच आए हम लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए, इसके लिए मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। वो लोग भी अपने इस प्रोग्राम में आप लोगों के बीच हम लोगों का मनोबल और उत्साह बढ़ाएंगे। तो इस तरह से CPR की जो प्रक्रिया है वो करते हैं और सारे लोगों को जानना चाहिए। और हर समय हमारे पास ये अवेलेबल नहीं होता है, तो आप तब तक माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कार्डियक मसाज करना, क्योंकि अगर आप ये करते रहेंगे तो देखा गया है कि बहुत सारे मरीजों की जान बच सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जिन लोगों को बीमारियां पहले से होती हैं उनको इस कार्डियक मसाज से सकता है उतना फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन जो सडनली अरेस्ट होते हैं, नॉर्मल हार्ट वाले लोग हैं, जिनको पहली बार कोई हार्ट अटैक हुआ है, उनको अगर आप ये करते हुए अस्पताल तक या मेडिकल हेल्प तक पहुंचाते हैं, तो वो कई बार उनको डॉक्टर सब उसके बाद उनको आगे की कार्रवाई करते रहते हैं और उसमें मरीजों के जान बचने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सिर्फ आप मरीज के पास जाने और परेशान होने, हल्ला करने, इससे अच्छा है कि आप कम से कम ये प्रक्रिया सीख लीजिए और ये प्रक्रिया आप करते रहें जब तक कि पेशेंट को मेडिकल हेल्प तक ना पहुंचाया जा सके। और अगर वो पहला 3 से 5 मिनट अगर आपने ये प्रक्रिया कर दी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है। हमारे बीच डॉक्टर अजय खत्री साहब हमारे सर्जरी विभाग के बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, हमारे मित्र हैं बचपन के।
वो यहाँ पे आए हैं हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। हमेशा ही हम लोग का हौसला बढ़ाते रहते हैं जीवन के हर क्षेत्र में। तो मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोगों का, जो लोग यहाँ अपना समय निकाल के आए हैं इस संगोष्ठी में, डॉक्टर बीके सिंह हैं, डॉक्टर शमशेर हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं अजय जी को बाकी और चीज़ों के लिए इसको नीचे हटा देते हैं, फिर दोबारा हम लोग कर लेंगे। आप लोग गिरी बाबा जो इसको नीचे करा लीजिए।